Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Šalje ako treba. Parakofer, parakofer. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो कि चेंज करती है लीनियर मोशन को इनटू सर्कुलर मोशन। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक मैंने पत्थर है उसको मैंने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर तो फॉर एग्जांपल ये धागा यहाँ रोटेट कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, एक टाइम आएगा ये टूट जाएगा यहाँ से। और जब ये टूटेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोजिशन लो कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ये जो पत्थर है ये क्या इस तरह से जाएगा, क्या ये इस तरह से जाएगा, या फिर ये यूं स्ट्रेट जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उस केस में ये पत्थर स्ट्रेट जाएगा। तो ये स्ट्रेट बेसिकली क्या है, अगर तो इसका हम पाथ देखें तो इसका पाथ कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ था जो भी सर्कल के रिवॉल्व कर रहा था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये टेंजेंट होगी, यानी कि जैसे ही हमारे पास धागा टूटा, हमारे पास जो सर्कुलर मोशन था वो लीनियर मोशन में चेंज हो गया। तो इसी तरह हमारे पास लीनियर मोशन तब तक नहीं हो रहा जब तक कि धागा टूट नहीं रहा, और ये धागा बेसिकली टेंशन के तौर पे एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली टेंशन हमेशा इस पे एक फोर्स लगा रही है जो कि टुवर्ड्स दी सेंटर होगी। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली ये फोर्स हमें लीनियर मोशन को चेंज कर रही होती है इनटू दी सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके मुख्तलिफ केसेस भी आप देख सकते हो। मिसाल के तौर पे धागे वाला एक केस दिया कि एक पत्थर को हमने धागे के साथ बांधा हुआ है। उसके अलावा एक केस हो सकता है कि सैटेलाइट्स अर्थ के जो रिवॉल्व कर रही हैं तो वो भी एक सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एक कार है वो एक सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल चक्कर काट रही है, तो उसके केस में जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ से आ रही है वो हमारे पास बेसिकली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा, उस मोशन को सर्कुलर बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फोर्स होगी जो कि उस उस टेंजेंशियल मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन को इनटू द सर्कुलर मोशन चेंज कर रही है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको इन डेप्थ समझते हैं कि ये है क्या, इसकी हम मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट अगर ये जाए वेलोसिटी v के साथ जा रहा है तो ये इस डॉटेड पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आता, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो फोर्स इन्वॉल्व है उसे हम कहेंगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि एक कॉमन पॉइंट की तरफ एक्ट करेगी हमेशा, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। फॉर एग्जांपल इस सर्कुलर पाथ में जो इसका रेडियस था वो था r। अब हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, यानी कि ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी हमेशा। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच हसन रजा। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है नॉट इन मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के चेंज होने में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है हम उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि डेल वी डिवाइड बाय डेल टाइम है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला क्या है, हमारे पास जो डेल वी है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी नहीं है, वो चेंज इन डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज है, उसको हम डेल वी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम चाह रहे हैं कि हम डेल वी को भी चेंज करें। उसके अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन जहाँ जैसे जब तक हमारी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में है, एक्सेलरेशन की चेंज नहीं होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो डेल टी है वो जितना मर्जी हो, ठीक है, वो बेसिकली डेल टी में चेंज कोई हमारे पास एक्सेलरेशन में चेंज नहीं ला रहा। तो हम डेल टी को और डेल वी दोनों को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम बारी बारी दोनों को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम डेल टी को रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जो इसने डिस्टेंस, ये एस डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस कवर किया जितने टाइम में, उसको हम वेलोसिटी वी कहेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी वी इक्वल है एस डिवाइड बाई डेल टी के। तो अगर इस इक्वेशन को हम सीधा करें फॉर डेल टी यानी कि चेंज इन टाइम, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डेल टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन में डेल टाइम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एस बाई वी के साथ। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या बनेगी, डेल वी डिवाइड बाई
एस डिवाइड बाय वी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सीधा करें तो हमारे पास क्या बनेगी, डेल वी डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई बाय वी वेलोसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है डेल वी को हमने किसी तरह से खत्म करना है। डेल टी को तो हमने खत्म कर लिया, लेकिन अब डेल वी को भी हमने रिप्लेस करना है। तो वो हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे, तो डेल वी को पहले हमें समझना पड़ेगा वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं, इनको अगर मैं ज़रा बाहर निकाल के ले आऊँ और इनकी टेल को आपस में ज्वाइन कर दूँ, तो ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी लेंथ है उसमें चेंज नहीं है, लेकिन इनकी डायरेक्शन में चेंज है। तो इनकी डायरेक्शन में जो चेंज रिप्रेजेंट करेगा जो वेक्टर, वो हमारे पास बेसिकली डेल वी वेक्टर है। ठीक है, तो जो डेल वी है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करें, एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर तो हमने ये ट्राइंगल इससे बनाई है, यानी कि जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो हमने यहाँ से लिए हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कह लो कि इक्वल होंगी एक तरह से। इक्वल से क्या मुराद, या इसकी किसी भी दो साइड्स की रेशो इसकी दो साइड्स की रेशो के इक्वल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ओ बी की रेशो लूँ बी ए के साथ, तो और यहाँ पे मैं रेशो लूँ पी क्यू की आर क्यू के साथ, पी आर की आर क्यू के साथ, तो वो दोनों सेम होंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों कोई भी एंगल्स इनमें सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एंगल जो है और यहाँ पे ये एंगल जो है वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यही कहा कि पी क्यू आर एंगल यानी कि पी क्यू आर, तो जो मिडल में टर्म होती है हम उसके वर्टेक्स के एंगल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल इक्वल है एंगल ओ ए बी के, यानी कि ए ओ बी एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। एक कंडीशन हमने ये निकाल ली यहाँ से। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे एक अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेंथ को ज़रा बाहर लिख लूँ, जो कि हमारे पास बी ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है जिसको हम एल कह रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये डॉटेड लाइन इस सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ हमेशा एल से ज़्यादा होगा। ठीक है, एल हमेशा छोटा होगा एस से। अब यहाँ पे बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम एल को एस के इक्वल करें। अब एल को एस के इक्वल हम एल को जितना छोटा करते जाएं, इस एंगल थीटा को जितना छोटा करते जाएं, उतना ही एल एस के करीब आता जाएगा। तो अब उस कंडीशन को हम कहेंगे कि हमने जो डेल टी है उसको अप्रोचेस टू जीरो कर दिया, यानी कि बिल्कुल ये यहाँ से लेके हल्का सा यहाँ तक मूव किया। तो उस केस में हमारे पास एल और एस इक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो अगर एक छोटी सी ट्रायंगल फॉर एग्जांपल इतना मूव किया है और जो हमारी ट्रायंगल बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है छोटी सी, तो ये ट्रायंगल भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हमारे पास डेल वी आ जाएगा, ये हमारे पास वी है और ये हमारे पास वी प्राइम है। ठीक हो गया, ये ट्रायंगल भी छोटी होगी, ये दोनों ट्रायंगल हमेशा इक्वल ही रहेंगी। तो हमारे पास पिछली कंडीशन तो चेंज नहीं होगी। अगली कंडीशन में अलबत्ता क्या चेंज आया कि हम अब ये कह सकते हैं कि एस और एल जो है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं कि एस बाय आर, यानी कि एस हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं थोड़ा सा, ये ठीक है, इस लेंथ को मैं एल भी कह सकता हूँ और एस भी कह सकता हूँ, और ये हमारे पास रेडियस आर है। यानी कि वो कह रहा है कि आर बाय एस या एस बाय आर इक्वल है हमारे पास ये वाली लेंथ जो कि डेल वी है डिवाइड बाय वी के। ठीक है, डेल वी डिवाइड बाय वी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। अब बेसिकली हमने ये इक्वेशन बनाई क्यों, हम यहाँ पे जो हमारे पास है वी, ठीक हो गया, हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, डेल वी को बेसिकली हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को सीधा कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें, वी बाय आर को इक्वल रख सकते हैं डेल वी डिवाइड बाय एस के। तो डेल वी डिवाइड बाय एस यहाँ पे भी है, डेल वी डिवाइड बाय एस यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम इस डेल वी डिवाइड बाय एस को रिप्लेस कर सकते हैं वी बाय आर के। तो वही हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लाके इसकी जगह पे लिख देंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल बन जाएगी, वी डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी के। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर ये है तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगी, एम मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो सिंपली हम एम के साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी जो कि हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। दूसरा तरीका हमारे पास यह है कि हम वी को ओमेगा की जगह, यानी कि वी को रिप्लेस कर दें ओमेगा के साथ। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ओमेगा इक्वल है वी डिवाइड बाय आर के। तो हम
अगर v को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो जहाँ पे हमारे पास v स्क्वायर है वहाँ पे हम आर ओमेगा लिख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर के। ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला आर और ऊपर वाला जो आर स्क्वायर है उसका स्क्वायर इसके आर के साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के ये दो कह लो कि फॉर्म्स हैं जिनमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर किसी किस्म की अगर आपको कोई भी दुश्वारी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। तो हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या है, एक कार है जिसका मास कितना है 1000 kg और वो टर्न कर रही है एट अ कॉर्नर विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसने हमें उसकी वेलोसिटी बता दिया और वो टर्न कर रही है इन अ सर्कुलर आर्क, यानी कि कोई ना कोई सर्कुलर मोशन है जिसमें ये टर्न काट रही है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो उसने हमें दे दिया 10 मीटर। अब वो आगे हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हाउ लार्ज अ फोर्स मस्ट बी exerted by the pavement on the tires to hold the car in circular path। वो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि बताओ कि कितनी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बेसिकली वो हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स ही मांग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ द कार भी है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द कार भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, और हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल भी है। तीनों चीज़ें हमें पता है, तीनों चीज़ें हम प्लग इन कर देंगे। तो हमारे पास 1000 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 मीटर। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखना, ये जो स्क्वायर है ये 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके यूनिट्स के साथ भी होगा। तो जब ये स्क्वायर अंदर आएगा तो 10 100 हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ का एक छोटी सी चीज़ है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे तो मसला नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर्स में यूनिट होते हैं तो उसमें ये स्क्वायर मीटर के साथ भी था और ये स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ भी होना था। ठीक है, वहाँ पे मेन मसला होता है। तो यहाँ पे तो खैर इतने इशू वाली कोई बात नहीं थी। तो खैर वैल्यूज़ हमने सिंप्लीफाई कर ली थोड़ी सी। अब यहाँ पे 10 हमारे पास 100 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला मीटर ऊपर वाले मीटर स्क्वायर के खाली स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास पीछे जो फॉर्म बनेगी 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 10,000 बनता है, तो 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, सॉरी किलोमीटर नहीं है, केजी है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन्स में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन में हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली वर्टिकल लूप में ये कॉम्प्लिकेशन आती है, जो उसका वेट का कंपोनेंट है वो या तो इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या उससे अवे होगा, तो वो बेसिकली कुछ ना कुछ मसले पैदा करेगा। तो बेसिकली वही हम इस एग्जांपल की मदद से भी हम समझेंगे कि वो किस तरह की चेंजेस लाता है। तो खैर अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या जी, रेडियस आर है हमारे पास अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है कि उसका वेट जो है, उसकी जो मास है वो वेट में चेंज हो जाएगा, इज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर भी हमारे पास है। व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट ए। तो वो कह रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ जब बॉल जो है वो पॉइंट ए पे है एंड इट्स स्पीड इज वी। ठीक है, उसने हमें उसकी वेलोसिटी भी दे दिया एट पॉइंट ए जो कि वी के इक्वल है। अब इस प्रॉब्लम को बेहतर, इस टॉपिक को यानी कि वर्टिकल लूप के टॉपिक को बेहतर समझने के लिए मैं इस प्रॉब्लम में एक और चीज़ ऐड कर दूंगा कि बेसिकली हम टेंशन एट ए तो उसने मांगी है, हम टेंशन एट बी भी उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे टेंशन एट 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो बारी बारी दोनों के लिए कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम पॉइंट ए पे टेंशन कैलकुलेट करेंगे। अब पॉइंट ए पे जब हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि इक्वेशन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है इक्वल के दूसरी तरफ वो कंपोनेंट वो फोर्सेज होंगी। अब यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ जो फोर्सेस टूवर्ड्स द सेंटर होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और वो फोर्सेस जो अवे फ्रॉम द सेंटर होंगी वो हमारे पास नेगेटिव होंगी। ठीक हो गया। अब अगर हम एट पॉइंट ए देखें तो पॉइंट ए पे हमारे पास जो टेंशन है वो भी डाउनवर्ड्स है। ठीक है, और जो हमारे पास वेट है वो भी यानी कि डाउनवर्ड से मुराद टूवर्ड्स दी सेंटर में यहाँ पे कह रहा हूँ। तो वेट और टेंशन दोनों टूवर्ड्स दी सेंटर हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एफ सी इज इक्वल्स टू फोर्स टी यानी कि टेंशन प्लस एफ डब्ल्यू यानी कि वेट फोर्स।
तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? अच्छा, हमने बेसिकली टेंशन बतानी थी। तो टेंशन, अगर हम टेंशन के लिए इक्वेशन को सीधा कर लें तो टेंशन हमारे पास इक्वल किसी तरफ रहेगा, W इक्वल FW इक्वल के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब FC जो है हमारे पास वो है हमारे पास mv² डिवाइड बाई r के इक्वल, और जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास नेगेटिव mg, यानी कि नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव यहीं पे आया, और mg यानी कि उसका जो वेट है उसके इक्वल। अब यहाँ पे मैं मैथ्स को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो v² डिवाइड बाई r माइनस g बनेगी। अब ये चीज़ उसने एग्जाम्पल में सिर्फ इतनी चीज़ मांगी थी। अब हम एट बी भी कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। तो अगर हम पॉइंट बी पे देखें तो पॉइंट बी पे जो हमारे पास टेंशन है, टेंशन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर ही रहेगी, लेकिन वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी और जो वेट है वो हमारे पास हमेशा डाउनवर्ड्स होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे वेट डाउनवर्ड्स और टेंशन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसमें हमारे पास FC इज इक्वल्स टू टेंशन पॉजिटिव है क्योंकि टुवर्ड्स दी सेंटर मैंने इनिशियली जो बताया था, और जो कि अवे फ्रॉम दी सेंटर होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। तो हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको टेंशन के लिए सीधा करेंगे तो टेंशन हमारे पास यहीं पे रहेगा, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके यहाँ पे नेगेटिव था तो वहाँ पे आके पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास FT इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया, इक्वेशन बन गई। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट की वैल्यूज प्लग इन करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास mv² डिवाइड बाई r होता है और हमारे पास वेट mg होगा, तो m यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? mv² डिवाइड बाई r प्लस g। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखो तो यहाँ पे mv² यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे g माइनस हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो g है वो एड अप हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट B है वहाँ पे हमारे पास टेंशन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट A। पॉइंट A पे हमारे पास टेंशन कम है। तो यहाँ से हमारे पास वर्टिकल लूप के केस में ये साबित हुआ कि हमारे पास जो टेंशन है वो अलोंग दी सर्कुलर पाथ कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। इसलिए मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल लूप होती है वो आसान इसलिए होती है कि उसमें हमारे पास टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन वर्टिकल के केस में ऐसा नहीं होता, इसमें चेंज हो रही है। और जो चेंज हमने यहाँ पे भी देख लिया कि हमारे पास पॉइंट A पे टेंशन कम है या डिफरेंट है और पॉइंट B पे हमारे पास टेंशन जो है डिफरेंट है, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टेंशन ज्यादा है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।